अच्छा जी, कल लास्ट में जो मैंने डिस्कशन किया उस कल लास्ट में जो मेरा और आपका डिस्कशन था उस डिस्कशन के अंदर हमने लास्ट में शायद पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करके उसको अलाइन कर दिया था। जी सर, बोला जी। कल मेरे ख्याल इस पे बात हो गई ना। कल तो मैंने बताया ना, सारी डिटेल में बात की इस पे कि एमसीक्यू कैसे बनते हैं, हर 10 में से एमसीक्यू का फ्रेमवर्क क्या होगा। मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में बात हुई है इस पर। तो आज मैं और आप इस एरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट व्हाट इट इज़ कॉल्ड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो घर वाले हैं, बेटा आई एम ऑडिएबल, मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो सो वेल प्रोसीड फर्दर। बुशरा कुरैशी कह रही हैं यस सर। चलें जी, देखिए इकोनॉमिक्स बेसिकली एज अ सब्जेक्ट करती क्या है। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो है, पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं, वैसे तो बुनियादी जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक ही है, दैट व्हाट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी ऑफ वांट्स। देयर इज अ गैप बिटवीन द लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक इशू है जिसे दुनिया का हर इकोनॉमिक एजेंट, दुनिया की हर इकोनॉमी फेस कर रही है साइमल्टेनियसली एट द वेरी मोमेंट। स्कैर्सिटी मेरी ज़िंदगी में भी है भाई, इस इदारे के पास भी है, मुल्क में भी है ना, मेरे और आपकी ज़िंदगी में ये मौजूद है। अगर ये प्रॉब्लम ना हो ना तो फिर मसाइल ही ख़त्म हो जाए सारे। जो सारी दुनिया के अंदर एक क्यू लगा हुआ है, जो अफरा तफरी मची हुई, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि हम सारे के सारे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश में हैं और कर रहे हैं। वो चाहे एक फर्म हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक इकॉनमी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या हाउस होल्ड हो। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और फिर एज अ सब्जेक्ट उस प्रॉब्लम का एक एप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इकोनॉमिक्स को जो हम डायनेमिक साइंस कहते हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि ये प्रोग्रेसिव साइंस है। प्रोग्रेस करने वाली चीज़ क्या होती है? जो हर गुजरते वक्त के साथ आगे बढ़े। और डायनेमिक क्यों? कि इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, इसकी बाउंड्री ओपन है, ये हर गुजरते वक्त के साथ नई चीज़ों को ऑप्ट कर रही है, एक्वायर कर रही है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ साइंस है ना। ये लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ती है और लोगों का जो बिहेवियर है वो तो पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बुनियादी तौर पे वो दो हिस्सों में बढ़ते हैं, एक है साइंस और एक है आर्ट्स। पढ़ा साइंस पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। साइंस क्या होता है जी? साइंस क्या है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तो उसकी ब्रांचेज हैं। साइंस क्या है एज अ सब्जेक्ट? साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये साइंस की डेफिनेशन है, लेकिन हमें साइंस नहीं पढ़ना, हम तो एरिया यही नहीं। और आर्ट्स क्या है? आर्ट्स वुड सजेस्ट अस द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन अलाइव। जैसे मिसाल के तौर पे भाई रोड बनना है, तो रोड कौन बनाएगा? साइंस बनाएगी, इंजीनियर्स बनाएंगे। कौन से वाले इंजीनियर्स? सिविल इंजीनियर्स बनाएंगे, है ना, कि कितनी लेन्स होंगी, कैसे होंगी, और सिग्नल कहाँ होगा, ओवरहेड ब्रिज कहाँ बनेगा, अंडरपासेस कहाँ बनेंगे। सिविल इंजीनियर्स का काम है, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो सारी सिविल इंजीनियरिंग का वो उनके जहन में ही है। हमें कभी कभी लग रहा होता है इतना बड़ा राउंड आउट बना हुआ है, छोटा कर दें तो अच्छा है, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। भाई ये उनको पता है कब करना है, कैसे करना है, आबादी का क्या है, इस रोड पे कितना ट्रैफिक का फ्लो है, वो सब मेजर करके कर रहे होते हैं। वो एक अपनी साइंस है। लेकिन गाड़ी बन गई, ये साइंस है। रोड बन गया, ये साइंस है। गाड़ी रोड पर चलेगी कैसे? ये आर्ट्स है। तो साइंस टीच अस टू डू, साइंस टीच अस टू नो एंड आर्ट्स टीच अस टू डू। आप समझ रहे मेरी बात? तो आर्ट्स मुझे और आपको ये बताती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। भाई बन गया रोड, बन गई गाड़ी, कैसे चलाएं गाड़ी रोड पे? तो भाई बताया साइंस ने कि देखो ये 4 लेन्स हैं शराय फैसल की, बीच वाली फुटपाथ है। पीछे आओ ना यार, पेन दो ना मुझे। तो जनाबे वाला ये जो है ना, ये बीच में ये क्या है? क्या है ये? लिख क्यों नहीं रहा भाई इस पर? क्या मसला है यार? ये लोग क्या खोल दिया इसको? पावर पॉइंट पे खोलो, पता नहीं क्या डाउनलोड कर दिया यार इसमें इन लोगों ने।
तंग करता रहता है ये बार बार। फिर वही खुल गया। भाई आई नीड पावर पॉइंट, इस पे खोलो। अब देखना। सो जैसे ये है ना, ये शाहरा फैसल का रोड है जनाब, ये रोड के बीच में एक फुटपाथ बनी हुई है, ऐसे ही है ना, जिस पे वो ग्रीन सा, वो ग्रीन बेल्ट जिसको हम कहते हैं ना, तो वो ये ग्रीन बेल्ट बनी हुई है पूरी। ये एक तरफ का रोड है जाने वाला, जो जा रहा है आगे आपका FTC और इस तरफ, और एक रोड है ये जो जा रहा है कारसास की तरफ, मलीर एयरपोर्ट की तरफ, ऐसे ही है ना। अब इस पे उन्होंने बना दी 4 लेन। सर नंबर 1 लेन है ये जो बिल्कुल फुटपाथ के साथ है, बीच वाले जो उसका वो है डिनोमिनेटर है, डिवाइडर है, जो एक तरफ रोड का वो है, तो ये सबसे फास्ट लेन है। ये स्पेसिफिक होती है किसके लिए? ये स्पेसिफिक है जनाबे वाला ओवरटेक करने के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए, फायर ब्रिगेड्स के लिए, ऐसे मतलब ये डिस्क्राइब फिनोमेना है। दूसरे लेन में भाई गाड़ियाँ चलेंगी, तीसरे लेन के अंदर जो है वो स्लो गाड़ियाँ चलेंगी, और चौथे लेन के अंदर मोटर बाइक वाले, अभी थोड़े दिन पहले याद है तुम्हें वो येलो लाइन डाल दी थी कि बाइक वाले चले वो, तो ये लाइन बना दी, और बसेज हैं, रिक्शा है, ये चौथे लेन में चलेंगे ताकि इनको रुकना पड़ता है बार बार। तो ये बीच में चलेंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा। वो एक अलग मसला है कि हम अपनी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं, हमने यूँ एंट्री मारी, बाइक से घुसे यहाँ पे, ये वाला साइड का डाइवर्जन है, इधर से अंदर हमने गाड़ी डाली और यूँ ले गए, खाली जगह यहाँ मिली, यूँ चले गए, फुटपाथ बीच में रोड भरा बना नजर आया, बाइक फुटपाथ पे चढ़ाई, उधर उतारी, इधर चलना शुरू हो गए और वह घर पहुँच गए। तो वो तो आप कुछ भी करते फिर तो वो लॉ अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर लॉ जो है ना, ये सारी इम्प्लीमेंटेशनल साइड से, ये सब आर्ट्स है कि करना कैसे है, ठीक है ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये साइंस है, लेकिन कब पढ़ेंगे, किस टाइम टेबल से पढ़ेंगे, ये आर्ट्स है भाई। तो साइंस टीचर्स टू नो एंड आर्ट्स टीचर्स टू डू, करना कैसे है। मुझे एक बात बताइए, एज अ पाकिस्तानी और एज अ इंडिविजुअल और एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक इशू अगर हम डिफरेंट एरियाज़ में आइडेंटिफाई करें, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? हाँ, करप्शन है तो सोशल इशू, इम्पैक्ट इकोनॉमिक है। कोई कह रहा है सर पानी, बिजली, गैस, रिसोर्सेज की कमी, ऐसा ही है ना। कोई कह रहा है जी हाँ जी इलिटरेसी है ना, इलिटरेसी में आ गया, ठीक है। मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन कम है, इन्वेस्टमेंट का मसला है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है। दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी हैव बीन फेसिंग एज अ नेशन। अच्छा, दुनिया के और मुल्कों में भी ये मसाइल हैं? नहीं है भाई, वो मैनेज, मसाइल तो हर मुल्क में है, वो मैनेज कर रहे हैं। ओ मेरी बहन, तो वो मैनेज किया हुआ है ना, उन्होंने मैनेज किया हुआ है ना। रोड तो वहाँ भी टूटते हैं, बारिशें वहाँ भी होती हैं। रोड क्या, उनके रोड क्या, मतलब कोई मतलब किसी ख़ास मेटल के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए जो टूटेंगे ही नहीं, तो वहाँ भी गटर भरते होंगे, सीवरेज का निज़ाम वहाँ भी है, बारिशें ज़्यादा हो जाए तो फ्लड सिनेरियो वहाँ भी बनता है, लेकिन उसे मैनेज कर लेते हैं। तो तसनामी आया था ना, सुनामी से जापान में जब आया था उसको तसनामी का नाम दिया था ना। सुनामी तो ये इंडोनेशिया वाला था। तो जापान में जब आया तो पूरे शहर में समंदर का पानी भर गया था। 2-3 हफ्तों में बराबर सब सीधा, सब नॉर्मल हो गया। तो वो मैनेज करते हैं। इसका अमेरिका में भी लाइट जाती होगी, मैनेज करते हैं ना पानी के मसले। रिसोर्स की कमी तो हर मुल्क फेस कर रहा है। अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया में अपनी फौजें क्यों बिठा के रखी हुई है? देखिए ना, आप देखिए कितना स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट लिया आखिर में। इसराइल का देखा जब समझ नहीं रहा कि भाई ईरान तो हमला कर रहा है और हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो भी देखो ना, तो इंटरसेप्ट कैसे करें? ईरान मिसाइल मार रहा है कहाँ पे? इसराइल में। इंटरसेप्ट हो रहा है ओमान से, मस्कत से, कोयत, क्योंकि अमेरिका की बेसेस हैं वहाँ पे। आखिर में जब अमेरिका ने मिसाइल मारा तो अब ईरान अमेरिका को तो नहीं हिट कर सकता, क्योंकि वो है इतनी दूर भाई, तो उतना बड़ा तो मिसाइल ही नहीं है किसी के पास। उन्होंने मार दिया कोयत में, ओमान में मिसाइल मार दिए, खुद बाहर हो गया, इसराइल को बाहर कर लिया। लड़वा किसको दिया? मुसलमान। अब डेफिनेटली कोयत के अंदर या कतर के अंदर आप मिसाइल मारोगे, कतर में बहुत बड़ी एयर बेस है अमेरिका की, वहाँ मिसाइल मार दिया ईरान ने बदला लेने के लिए। अब कतर बोलेगा ना भाई हम तो आपका साथ दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हर फोरम पे कि ईरान के साथ गलत हुआ है, क्योंकि आपने हमारे मुल्क में मार दिया। वो बोले नहीं, हम तो अमेरिका की बेस में मारा। बोले भाई वो है तो हमारे मुल्क में। ये है वो
उनकी जो आप समझते हैं जो उनका ये है वो उनकी साजिश, थ्रिफ्ट गेम जो वो खेलते हैं, आखिर में जाते जाते लड़वा किसको दिया? मुसलमान मुल्कों के हालात ख़राब कर दिए। और कब? जब मुहर्रम है, जब सेंटिमेंट वैसे ही ऊपर होते हैं मुसलमानों के। ये है भाई पॉलिटिक्स, ये जियो पॉलिटिक्स। खुद बाहर हो गए, जंग ख़त्म करा दीजिए, हमने नोबेल प्राइज़ दे दो। हाफिज साहब ने भी कह दिया, तो नोबेल प्राइज़ 2 जंगें ख़त्म कराए ना, इंडिया पाकिस्तान की, ईरान इसराइल की, वो अभी फ़लस्तीन वाला मसला भी रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा अमन का कार्टून को। कसम से कार्टून लगता है मेरे को है। अब देखें, और लड़वा के चले गए मुसलमान मुल्कों में। अगर पाकिस्तान में भी कोई एयरबेस होती है और पाकिस्तान भी से भी कोई मिसाइल जाता है या कोई, तो ईरान भाई किसी मुल्क पे हमला हो रहा तो वो बचने के लिए क्या करेगा? जो नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट होगा उसको हिट करेगा। तो भाई ये उनका प्लान है जो उन्होंने 100 सालों में किया, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को काबू किया, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को 1 सेकंड में बदल देते हैं। तो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है ना यार, वो अपनी फ़ौज को, अपने चीज़ों को ऐसे उन्होंने अलाइन किया वो जब चाहें जहाँ चाहें कंट्रोल ले सकते हैं। सो ये मैनेजमेंट है। तो रिसोर्स की कमी तो हर मुल्क फेस कर रहा है, लेकिन जहाँ नहीं आपको लगता कि यार यहाँ तो है ही नहीं कोई मसला, वो रिसोर्स को, अब दुबई में 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम हो जाता है, पता आप फंसे तो फंसे, आप लेन नहीं बदल सकते। कानून इम्प्लीमेंट किया हुआ उन्होंने, रात के 12-1 बजे भी ना आप ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ सकते। आपको 1 मिनट में फ्लैश पड़ेगा, कैमरा आएगा, कैमरे से आपकी तस्वीर बनेगी, आपके घर पे टिकट आ जाएगा कि बेटा भर दो चालान, तुमने रात के 3 बजे सिग्नल तोड़ा है। तो मसाइल तो हर जगह हैं। आपको मैं यहाँ से पाकिस्तान से भेज दूंगा दुबई या कनाडा या जर्मनी, तो क्या मतलब वहाँ आपका खून निकाल के नया खून डालेंगे? हो तो तुम वही पाकिस्तानी, हरकतें तो तुम वही करोगी, लेकिन वहाँ का सिस्टम तुम्हें बाउंड कर देगा कि नहीं भाई इंसान बन जाओ, पाकिस्तानी नहीं, क्या बनो? इंसान बनो। तो वहाँ सारे इंसान बन के रहते हैं, दिखते इंसान जैसे हैं। कभी तुम शीशे के आगे खड़े हो, कभी तुम शीशे के आगे खड़े होके सवाल पूछना, मैं दिखता इंसान जैसा मगर हूँ क्यों, तो तुम्हें जवाब मिलेगा। मेरे अंदर भाई ऐसे अच्छा इंसान तो हम सबको बनना चाहिए। बस देखिए, आप मेरे नज़र में मुसलमान होने से पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान कौन है? बड़ी बड़ी आसान सी डेफिनेशन। अच्छा इंसान वो है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये हमारे रिलीजन की बुनियादी तालीम है। आप गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं, कैसे खड़ी करते हैं? मिसाल के तौर पे हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद, सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे जो लोग मुसलमान हैं। नमाज़ पढ़ते ही हम बाहर निकलते हुए क्या कर रहे होते हैं? अपनी चप्पल उठाते हैं और दूसरे की चप्पल के ऊपर रख के उसकी चप्पल की ऐसी की तैसी फेरते हुए इधर लात उधर मार, उसकी चप्पल पे चढ़ के अपनी बचा के यूँ निकल के, उसकी इधर है वो ढूंढ रहा है मेरी कहाँ है, वो उधर पड़ी हुई। गाड़ी कहाँ खड़ी की? मेन रोड पे, आगे ट्रैफिक जैम पड़ा हुआ। अब एक आदमी ने 1:15 बजे नमाज़ पढ़ ली, आप पढ़ लें 2:30 पे, 2:30 बजे, यानी कि आपने गाड़ी ऐसी लगा दी कि वो 1:15 बजे वाला भी 2:30 बजे वाले के चक्कर में फंस गया है। तो ये चीज़ें बाहर नहीं होती, वो सख्ती है, वहाँ पे कानून बने हुए। यहाँ कानून नहीं है तो हम जो दिल करता है अपनी मर्ज़ी से वो करता है। हम सब के जितनों के नीचों के घर हैं, नीचे के घर जिनके हैं, जैसे 120 गज, 200 गज, 400, सब ने घर आगे निकाला हुआ। बात ही नहीं कर, तेरे घर का मैं नक्शा भी चेक करवाऊंगा, तुम लोगों ने भी आगे पीछे की इधर उधर से घेर घार की हुई है। गवर्नमेंट गैस दे रही है घर में स्टोव चलाने के लिए, आप जनरेटर चला रहे हैं। पानी दे रही है पीने खाने इस्तेमाल करने के लिए, आप गाड़ी धोते हैं। पाइप लगाया, गली में मार रहे हैं पानी, दबा दब पानी, क्यों? गर्मी बहुत है। अबे गर्मी बहुत है, पानी दे, किसी के इलाके में आ नहीं रहा, तुम्हारे आ रहे हैं, तुम रोड पे बाहर हो। अभी बकरीद गुजरी, कहाँ फेंका आपने सारा गंद? कोई डंप जगह पे फेंका, सही जगह पे, या बस अपने घर के आगे से उठवाया किसी को कि यार ये मट्टी उठाओ, यहाँ से लेके जाओ, जले जहाँ फेंकना है फेंक दो। भाई वो तो उठा के ले गए ना। वो जो आजकल नया कल्चर चला, अपने घर के आगे ट्रक भर भर के मट्टी डाल देते हैं, वो उठा के कहाँ फेंकते हैं? वो जिस जगह मिली, जो जगह मिली उसने वहीं पलटा, भाग गया वो। वरना माशाल्लाह तो खड्डे इतने के खड्डों में भर देते हैं हम अपने कि यार ये चलो खड्डा ही भर जाए। तो भाई हम सारे जो काम कर रहे हैं, हम यहाँ से बाहर जाते हैं ना, हम सब सीधे हो जाते हैं।
क्यों? वजह ये नहीं कि वो मुल्क अच्छा है, वहाँ का कानून मजबूर कर देता है आपको कि आपने ऐसे ऐसे रहना है भाई। खैर ये एक अलग डिबेट है। तो साइंस है या आर्ट्स है? अच्छा, अब ये जितने प्रॉब्लम तुम लोगों ने मुझे बताया, पावर शॉर्टेज का, पानी नहीं है, इलिटरेसी है, इन्फ्लेशन है ना, इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, ये बन गया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब क्या है, खाली यहीं तक है? नहीं जी, अब इसका सोल्यूशन है। इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे, पावर शॉर्टेज को कैसे कम करेंगे, इलिटरेसी कैसे रिमूव होगी। सो अब क्या कर रहा है पता है आपको? सिंध गवर्नमेंट ने तालीम की तो ऐसी तैसी भेज दी पूरे करा सिंध के अंदर। अब सिंध गवर्नमेंट को अकल आ गई, वो क्या कर रहे हैं, जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं ना उनको एनजीओ के साथ मिलके ऑटोनोमस बना रहे हैं, मैनेजमेंट दे रहे हैं एनजीओ के कि भाई जगह ले लो आप हमसे, चलाओ आप। यानी कि मुझे अभी एक ऑफर आई कि आप एक स्कूल के जो है ना वाइस प्रिंसिपल बने, कि भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्योंकि वो जो कमिश्नर हैं जो हमारे इलाके के हैं, उन्होंने वो थोड़े मतलब उनसे मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि कभी हमने साथ पढ़ा हुआ है, तो उसने बोला यार निशान तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, तुम वाइस प्रिंसिपल बन जाओ। मैंने मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, स्कूल के बच्चों को हमने कभी पढ़ाया नहीं है, तो हमें मैकेनिज्म ही नहीं पता। बोला नहीं यार तुम एजुकेशनिस्ट हो, तुम संभाल लोगे, मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दिलवा दूंगा, तुम फिर 12 बजे जा सकते हो और वैसे 2 बजे का टाइम है। बोला नहीं यार मैं जहाँ हूँ मैं मुतमईन हूँ, कभी लगा तुम्हें। तो अब वो अच्छे लोगों को लागे, क्योंकि गवर्नमेंट के बस में तो नहीं है ना, ये तो समझ में आ गया ना। जैसे कचरा उठाने वाला मामला था तो सिंध हुकूमत फेल हो गई, तो सिंध हुकूमत ने वो क्या बनाया, एक बोर्ड बनाया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। अब कचरा उठ जाता है क्योंकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम हो रहा है। आप समझें इसको, उनको पता है कि जो जितने डिपार्टमेंट में लोग, तो अब ये चीज़ें बेहतर करने का टाइम, देखो ना कब तक ख़राब करेंगे आप। तो ये है, तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट साइंस भी है और आर्ट्स भी है। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन इकोनॉमिक्स इज नाउ सपोज्ड टू बी कॉल्ड साइंस, एंड व्हेन वी आर ट्राई टू प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टुवर्ड्स दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन इट वुड बी कॉल्ड आर्ट्स। क्लियर? पावर शॉर्टेज जी कैसे होगा दूर? सर दूर ऐसे होगा कि आपने डैम्स बनाने, आपने सोलर एनर्जी पे जाना है, आपने विंड मिल्स लगानी है, समझ रहे? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म करना है। भाई सबसे पहले जो हमारे मुल्क में नॉन इमिग्रेंट लोग हैं, अफगानियों को भेजा ना अभी कितने सारे, तो भाई उनको पहले तो बोलो अपने मुल्क जाओ, वो स्टेबल हो गया। जब आपका मुल्क डिस्टेबलाइज था हमने एक्सेप्ट कर लिया आपको, अब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई, लीव बिहाइंड, हमें छोड़ो, जाओ अपने मुल्क में जाओ। हज़ारों अफगानी वापस चले गए, कुछ हैं अभी भी, हालांकि शनाख्ती कार्ड उन सब ने बनवा लिए 2 नंबर तरीके से, लेकिन वो डाटा में तो है ना सारा। अब एक एक करके सबको वापस भेजी गवर्नमेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे अपने रजिस्टर्ड लोग, फिर उसके ऊपर हमने और मजीद काम करके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही बेहतर होंगी। कम्युनिटी सिस्टम बना दिया, आपने कहा कि जी गली वाले टैक्स भरते हैं, एक हम सोशल डेवलपमेंट टैक्स ऐड कर रहे हैं बिजली के बिलों में, हर महीने के एंड में जितना बिल आपके इलाके से जमा होगा, आपकी एक टाउन कमेटी बनेगी, उसके हवाले हो जाएगा, आप अपनी गलियां बनवा लें खुद से। सो दिस वुड बी द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये है मसला। तो इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है या एज इन जर्नल कलेक्टिव इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस कर रही है? ऐसे जैसे कुछ मसाइल हैं इंडिविजुअल्स के, जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगा दिया कोई सपोज फार्मास्यूटिकल पे, तो ये पूरे मुल्क का मसला नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शोर करेगी ना कि यार ये क्या एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगाया आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। समझ रहे मेरी बात? तो कुछ इश्यूज इंडिविजुअल हैं, कुछ इश्यूज जर्नल हैं। इन्फ्लेशन, पोवर्टी, ये है, समझ रहे मेरी बात? पावर शॉर्टेज, अब ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं। तो इकोनॉमिक्स को 2 हेड्स में बांटा गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी आर सपोज्ड टू बी डिस्कसिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली डील्स विद द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। इट मे बी एन इंडिविजुअल पर्सन, it may be an individual household, it may be an individual firm, it may be an individual industry, और it may be an individual product as well। क्या क्या बोला मैंने? सुनना, मैंने बोला ये एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है, ये एक घर भी हो सकता है,
ये एक कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, ये एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। इंडस्ट्री किसे कहते हैं पता है? हाँ भाई वाह, वाह भाई वाह। कौन है ये बेटी, जरा बताए तो भाई। बेटी हाथ उठाइए, कौन, किसने जवाब दिया? इन्होंने वो जापानी है, नहीं बोल सकती, बोल बहन कौन है? हाँ, तो इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे मुल्क में कौन कौन है भाई? टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया मोटर्स, एल्सवेन, है ना, होंडाई, ये क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जीएसके, जाफा, नोवाइटस, एबर्ट, आईसीआई, ये क्या है भाई? ये फार्मा के अंदर आ गई सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, इसे इंडस्ट्री कहते हैं। ये जर्नल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल गुड्स है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू अभी क्या आ रहा है? दो मसाइल, पावर शॉर्टेज और फाइबर की कमी। फाइबर मतलब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। तो अब अगर हम बाहर से कॉटन इंपोर्ट करें, रॉ कॉटन, और फिर उससे चीज़ें बना के भेजें तो महंगी पड़ेगी। उससे फिर बांग्लादेश को फ़ायदा हो जाएगा, ट्रेड वहाँ चली जाएगी सारी, तो लोकल प्रोडक्शन बंद होगी, तो उसका नुकसान है। तो ये दो तीन, ये अब ये फार्मास्यूटिकल के इश्यूज हैं, ये ऑटोमोबाइल के इशू, ये सर्विस सेक्टर के इशू, तो ये भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इट मे बी अ प्रॉब्लम, इट मे बी अ डिस्कशन अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और अ प्रोडक्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें। लेट्स से हम कहते हैं जनाबे वाला इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब पाकिस्तानी कितनी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं? सर हम तो हज़ारों लाखों चीज़ें सारे पाकिस्तानी मिलके कंज्यूम करते हैं। एक पिन से लेके एरोप्लेन तक की हर एक प्रोडक्ट, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, गाड़ी के पार्ट्स हैं, गाड़ी का फ्यूल है, गाड़ी के मेंटेनेंस है ना, कितनी चीज़ें, फर्नीचर है, फिक्सर है, इक्विपमेंट है, ग्रॉसरी है, मेडिसिन है, केमिकल है, डाइसेस हैं, कपड़े हैं, जूते हैं। भाई सर सैकड़ों चीज़ें गिन ही नहीं सकते आप। उन तमाम हज़ारों लाखों चीज़ों में से मैं एक किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? एक, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड, सारे पाकिस्तानी मिलकर कितना पेट्रोल कंज्यूम करते हैं? तो सर ये तो सारे पाकिस्तानी हो गए, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हेन वी आर फोकसिंग, discussing an individual's economic behavior, that what it is called microeconomics. It includes an individual, a household, a firm or an industry or a product. So word micro has been derived from a Greek word mikros. ये काम की बातें याद रखेंगे, mikros, which means a millionth part of a thing. Therefore, in microeconomics, we'll look at the smaller picture of an economy and focuses more on the basic theories. ठीक है? इसी तरह जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, so what macro economics is all about? Macro is a Greek word. Macroeconomics is derived from a Greek word macros, which means large, aggregate, wholesome, complete, entire. अब मैं ये नहीं देखूंगा, क्या नाम है वो कोने वाला, मुस्तफ़ा भाई, अब्बा का नाम क्या नाम है, पूरा नाम, हाँ मोहम्मद ज़ीशान, ठीक है, कौन हो सब? तो अब मोहम्मद ज़ीशान साहब की फैमिली में 6 लोग, 6 हैं, 5, मोहम्मद ज़ीशान साहब की फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। अब मोहम्मद ज़ीशान साहब की जो फैमिली है, उस 5 लोगों की फैमिली में, ये जो एक हाउस होल्ड, एक फैमिली है, इस 5 लोगों की फैमिली में, सुनिएगा मेरी बात सर, 5 लोगों की फैमिली में से एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनके अब्बा मोहम्मद ज़ीशान साहब, ये इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं, यानी कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस फैमिली की इनकम क्या है, ये फैमिली कितना टैक्स पे करती है, फैमिली कितनी कंजम्पशन करती है, कितनी सेविंग करती है, फैमिली में लिटरेसी रेट क्या है, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स।
लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान में मोहम्मद ज़ीशान साहब की या मोहम्मद ज़ीशान साहब की एक ही फैमिली रहती? नहीं सर, हज़ारों लाखों फैमिलीज, करोड़ों, बल्कि करोड़ों फैमिलीज रहती हैं। करोड़ों फैमिलीज मिलकर कितना पैसा कमा रही हैं? करोड़ों फैमिलीज मिलकर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना कंज्यूम कर रही हैं? सारी फैमिलीज मिलकर एक साल में कितना पैसा खर्च करती हैं, कितना बचाती हैं, कितना इन्वेस्ट करती हैं? दैट व्हाट इट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. We are now focusing the entire economy at the very moment. That is called aggregate economic behavior. मैं मोहम्मद ज़ीशान मुमताज़ एक महीने में कितना पेट्रोल ख़रीदता हूँ, ये इंडिविजुअल डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम सारे पाकिस्तानी मिलकर एक महीने में कितना पेट्रोल ख़रीदते हैं, ये भी माइक्रो है गधों, मैक्रो नहीं है. प्रोडक्ट तो एक है ना. हम सारे पाकिस्तानी मिलकर क्या एक साल में सिर्फ पेट्रोल ही खरीदते रहते हैं? और बोलो, और घर की ग्रोसरी में आप 200-300 चीज़ें खरीदते होंगे यार. कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल फ़ोन है, डेटा है, इंटरनेट है ना. ये भाई तो हम तो बहुत सैकड़ों चीज़ें खरीद रहे हैं. सारे पाकिस्तानी मिलकर जो एक प्रोडक्ट की डिमांड करें, ये भी माइक्रो है. लेकिन हम सारे पाकिस्तानी मिलकर जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, वो मैक्रो. एग्रीगेट इकोनॉमिक भी हो. शादी में गए, शादी में गए, शादी में आजकल एक नया ट्रेंड, नया लक्षण, नया वो शुरू हुआ है ना कि वो जब खाने से पहले जो है वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, अचानक से लाइट बंद हो जाती है. ऐसे ही वो दोनों बेचारे स्टेज से उठा के उनको ले आते हैं बाहर, फिर दोबारा चलाते हुए लाते हैं, तो एक लाइट उनको फॉलो कर रही होती है. दैट इज कॉल्ड स्पॉट लाइट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पॉट लाइट स्टडी है. एक वक्त में एक पर्टिकुलर एरिया को देखेगी, ठीक है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो स्टेडियम में फ्लड लाइट नहीं लगी हुई होती. उसका स्कोप ऐसे है कि वो एक वक्त में पूरी इकोनॉमी को एक साथ कवर कर रही है. सो ये माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस है. यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, सारे याद नहीं करने, काम की बातों को जहन में रखेंगे. मैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. इसके एमसीक्यूज आ चुके हैं पेपर में एज पर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट. ये 2 पॉइंट दोनों जगहों के याद करने हैं. पढ़ा मैं 3 दूंगा, एक पहला वाला पैराग्राफ और ये 3 पढ़ लेते हैं. ये जो दिन 2 पे स्टार है ना, बच्चों ने जो हमें फीडबैक दिया कि सर ये एमसीक्यू आया, कभी दिया बच्चों ने, तो ऐसा ही है कि आप इसको जहन में रख लेंगे. लिखना चाहें लिखेंगे, डाटा ये आपके पास है, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, तो उसको अपने अलग से पॉइंट लिखकर रख लेंगे. एक सेट बना लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बातें काम के रखने की, ठीक है. अक्सर एग्जाम्पल से पूछता है, सुन रहे हो मेरी बात. जैसे मैंने बोला कि द डिमांड ऑफ द पेट्रोल फॉर द इंटायर इकोनॉमी स्टडी विद द रेफरेंस ऑफ, तो ये याद रखेंगे. इस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है, ये जहन में रखिएगा. क्योंकि वो एकदम से कहते हैं ना सारा पाकिस्तान, तो फिर आपके दिमाग में भाई ये सारा तो एग्रीगेट हो गया. ओ भाई प्रोडक्ट तो एक है ना, तो दैट व्हाट हैज़ टू बी स्टडीड विद द रेफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो कहता है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट. दूसरा कहता है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीड इकोनॉमिक एग्रीगेट, होलसम, कंप्लीट. फिर कहते हैं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की. प्राइस डिटर्मिनेशन, व्हाट डज इट मीन, कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुझे और आपको जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो दिस एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प द इकोनॉमिक एजेंट टू मेक इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी. 1 लीटर पेट्रोल कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कितने का होगा, मोबाइल में 1 GB का डाटा कितने का होगा, ये 1 लैपटॉप कितने का है. दैट व्हाट इट इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी. सो दिस प्राइस मैकेनिज्म कैन बी सेट बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स. So how the price of any particular commodity is now supposed to be determined, it would be studied with the reference of, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स. समझ रहे हैं मेरी बात. सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन और रिसोर्स एलोकेशन. अब रिसोर्स एलोकेशन क्या है, पहले तो एलोकेशन को समझिए. मंथ के एंड में जब अब्बा पैसे लाते हैं तो क्या करते हो भाई लड़के, बताओ, पार्टी एलोकेट करते हैं. कैसे करते हैं एलोकेट, अम्मी अब्बू बैठते हैं, आप बड़े हैं तो आपको बिठा लेते होंगे, है ना, कि चलो भाई ये घर के बच्चों की ट्यूशन फ़ी, ये घर का रेंट, ये घर के यूटिलिटीज़ के पैसे, ये लो पैसे ग्रॉसरी के, ये लो पैसे
बच्चों की पॉकेट मनी आप रख लो, रोज़ के खर्चे लाओ, इतने पैसे मुझे दे दो, मैं भी रोज़ ऑफिस जाता हूँ। सो ये एलोकेशन है। अब हमारे मुल्क में पेट्रोल क्या उतना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो अब एलोकेशन होगी, कितना हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, कितना इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करके कितना रिजर्व में रखना है, किस सेक्टर को कितना देना है, पेट्रोल गाड़ियों के लिए कितना चाहिए, है ना। अच्छा, पेट्रोल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल होता है पेट्रोल। आपको पता, बिजली 3-4 तरीक़ों से बनती है ना भाई। नंबर 1 हाइडल, सबसे अच्छा तरीका, पानी, डैम बनाओ, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, वो पूरा आप जो फिज़िक्स में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा आपने ना, तो वो सही है। उसके बाद ये मतलब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका, दुनिया की हर अक्लमंद नेशन डैम्स बना के पानी रिस्टोर करती है, क्योंकि इससे आपका एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, इससे आपका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। पीने का पानी भाई, ये तो ज़िंदगी है ना, इसके बगैर तो वही नहीं मामला। अभी इंडिया ने हमारा असल मसला अटका हुआ है, जंग बंद हो गई, असल मसला वो पानी का मसला अभी तक हल नहीं किया है। वो बगैर पूछे बंद कर रहे हैं, जब दिल कर रहा है उनका, भाई ये मसला हल तलब है ही नहीं। ये तो हमारी लाइफ लाइन है, हम तो हैं ही एग्रीकल्चर स्टेट। हमारी सारी इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्री डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। आप पानी बंद करेंगे तो यार हम बचेंगे, तो फिर मारो फिर सालों। तो अभी हमारा एक असल इशू तो अभी हल होना बाकी है। तो ये है ना यार, तो ये भाई ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर अगला होता है हमारे मुल्क में सबसे ख़राब तरीका जो है वो है थर्मल। हमारा मुल्क ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से ही बनाता है। थर्मल क्या है? जनरेटर हैं बड़े बड़े, अब उसमें ऑयल डालो, गैस डालो या कोल डालो, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मज़ीद एनर्जी को ज़ाया करना पड़े। जब आप किसी को चमाट मारते हैं तो जब आप किसी को चमाट मारते हैं ना, तो जितनी फोर्स आप उसके डालेंगे ना, तो आपके हाथ में भी उतना ही इफेक्ट आएगा। ये आप समझ लें। उसके गाल पे यूं यूं हो रहा होगा, आपका हाथ यूं यूं हो रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो भाई ये आप जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, वो पेट्रोल से बना रहे हैं या कोल से बना रहे हैं, तो एक रिसोर्स को जनरेट करने के लिए दूसरे रिसोर्स को हवा से बिजली बनाएं, विंड मिल्स। कोई रिसोर्स आने से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, विंड मिल लगाएं, उसकी मेंटेनेंस है, हवा खुद चलेगी, फैन घूमेगा, बिजली बनेगी टरबाइन से। सोलर एनर्जी, ये सस्ते तरीके हैं। लेकिन अभी मजबूरी है कि रिसोर्सेज नहीं है, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ना डैम बन पाए, ना विंड मिल्स पे जा पाए। अब जर्मनी इतना बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, प्रोडक्शन बहुत बड़ी। जर्मनी की इकॉनमी दुनिया की बड़ी, मतलब बिगेस्ट इकॉनमी है, 23% से ऊपर GDP है उनका ग्रोथ रेट, हमारा 3% भी नहीं है, तो बड़ी इकॉनमी है। अब वो जर्मनी की आधी से ज़्यादा बिजली जो है ना, तकरीबन 30% से ज़्यादा बिजली वो हवा से बनाता है, यानी कि विंड मिल्स के थ्रू। भाई उन्होंने दिमाग लगाया ना कि यार हम एक बार ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जिसका फ़ायदा तो हमारे यहाँ भी ये है। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। अब देखो वो ऑल्टरनेट नेम बता रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं और मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन वाली बात थी ना, वो ये थी कि आपके पास गैस है, कम है, तो कैसे इस्तेमाल हो। भाई घर वालों को इतनी देनी है, इंडस्ट्री को इतनी देनी है, ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एलोकेशन है। क्लियर? समझ में आती है बात? आगे बढ़ें। अब आगे कुछ MCQ सैम्पल। चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, एक एरिया ख़त्म हुआ, तो मैंने बीच में टैग कर दिया कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा इसके फॉन्ट साइज़ को बड़ा करें। क्या बोल रही हो? बड़ा कर रहे हैं उसको, बड़ा कर रहे हैं। तो यार ये फिर इसमें आ गया। अब आ रहा नज़र। चलो भाई, घर वाले भी रिस्पॉन्ड करेंगे। द फंडामेंटल प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ए, बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड बिकॉज पक्का? There will be something we would like to have, wish, wants. Yeah, a government has a limited resources to fund
the want that it of its population. What does it mean? बोलो भाई जल्दी. Government must have to make a choice कि कहाँ रिसोर्स लगाएं और कहाँ रिसोर्स ना लगाएं. बराबर में आ जाइए. अगला MCQ पढ़ें. बोलो भाई. बी. सी क्या कहता है? अ टीचर यूजुअली मार्क एग्जामिनेशन पेपर ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक. शी रिसीव 900 break. She received $900 instead this time. ठीक है. She was decided to do some maintenance work on her apartment to get the some work to do work with the cost of ₹600. What is the opportunity cost? मतलब वो उस टाइम के अंदर उसने अपने घर का कुछ काम करा रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? $600 को के काम को करवाने के लिए कितने डॉलर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो $900 वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सी वुड बी द राइट आंसर. आपने घर की मेंटेनेंस करानी है, उस मेंटेनेंस को कराने के लिए आप टाइम एलोकेट करेंगे. उस टाइम में आप कॉपियां चेक नहीं करेंगे, तो जो कॉपियां चेक करके पैसे मिल रहे थे वो आप क्या हो गए? दैट वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. जो छोड़ा आपने. आसान MCQ है ये तो. यू आर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द असेसमेंट. अ फ्रेंड कॉल अराउंड एंड आस्क्ड टू प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल. यू डिसाइडेड टू स्टे एट होम टू प्रिपेयर असेसमेंट. व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बोलो भाई. सी. चलो या मैंने तेजी में पढ़ दिया कुछ. अच्छा पहले आखिरी पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं. विच ऑफ दीज क्वेश्चन इज नॉट एन इकोनॉमिक हैज़ टू बी एड्रेस. ये अभी पढ़ा नहीं है आपने, ये अभी पढ़ा नहीं है, इसको बता देते हैं. ऊपर वाला दोबारा देख लेते हैं. हाँ फिर ठीक है, फिर भी है. हाँ सही है, बी है सही. आगे आ जाइए. नहीं, अगर वो ये किसी और से कराएगी तो वो देना पड़ेगा ना, तो फिर वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी. आगे आ जाइए. अब यहीं से आगे बढ़ेंगे और अगला मैं कहाँ से लाऊं? नेचर स्कूल है. यार एक मिनट रुकिएगा, मैं प्रेजेंटेशन चेक कर लूँ इसमें है या नहीं, फिर बात करते हैं. चलें जी. आइए हम कुछ आज लिख कर पढ़ेंगे. हेडिंग डालो सारे अपने पास.
जी सर, देख लेंगे दोबारा। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाँ जी, इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हेन वी गो विद द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड स्कैरसिटी ऑफ वांट्स। हाँ, ऐसे भी लिख लें, सॉरी, हाँ, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। वैसे खाली स्कैरसिटी भी लिखें तो काफ़ी है यार, टाइम ज़ाया नहीं करें। सर, स्कैरसिटी इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट डज इट मीन सर, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? देखिए, दुनिया की हर इकोनॉमी ये जानती है कि देयर वुड बी अ लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव इन ऑर्डर टू मेक इट मैनेज आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इस वजह से दुनिया की हर इकोनॉमी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर दुनिया का मुल्क कुछ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अलाइन करता है। वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम क्या है सर? पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो ये है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है जी। पहला फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो स्कैरसिटी हो गया। उसकी वजह से हर इकोनॉमी डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट डज इट मीन? छोटी सी एक लाइन लिख लेंगे, दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट्स। दिस क्वेश्चन से लिखना नहीं, सिर्फ टू एस्पेक्ट से लिखना। दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट्स, द नीड ऑफ द सोसाइटी and the most efficient allocation of scarce resources. This question addresses two aspects: the need of the society, क्या बोला मैंने? The need of the society and the most efficient allocation of scarce resources. The most efficient allocation of scarce resources. लिख लिया? The need of the society and the most efficient allocation of लिख लिया? द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। बोलूं भाई? हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है जनाब? अंडर दिस हेड ऑफ इकोनॉमिक इशू, the economy decide the technique of production
either to use कैपिटल इंटेंसिव, यार मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर करना चाह रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा, डाउनलोड्स में आ गया। आइदर टू यूज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देख लिया, हो गया। सो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं, फिर लिख लेंगे इंशाल्लाह। पहला बोला सर ने व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या बोला सर ने, ज़रा बताना। व्हाट टू प्रोड्यूस में बोला दिस सिस्टम, दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट्स, द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सर ने रिक्वायर किया क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हम प्रोडक्शन टेक्निक को डिसाइड करेंगे। देखो ये तो हमें पता है कि प्रोडक्शन क्या है, हमें ये भी पता है कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाएंगे। अब ये होता क्या है, देखिए जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट की, लेट्स से अमेरिका में एक बिल्डिंग बन रही है, या जर्मनी में बन रही है, या यूके में या यूएसए में बन रही है, इवन यूएई में या सऊदी अरेबिया में बन रही है। आप वहाँ पर देखेंगे क्योंकि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं, उन मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है ना, ऐसे ही है ना, लेबर निस्बतन स्किल्ड है, ठीक है। तो उन मुल्कों के अंदर आप देखेंगे कि दे यूज मोर कैपिटल गुड्स एंड लेस ऑफ लेबर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। हमारे मुल्क में कोई बिल्डिंग बन रही हो, एक दो मशीनें होंगी और 40-50 मजदूर काम कर रहे होंगे। अब समझे, हम लेबर इंटेंसिव हैं, वी यूज मोर लेबर and less of capital goods in order to produce the required amount of goods and services. So ये प्रोडक्शन ये है, how to produce, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप किस तरह के रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, तो ये वाली चीज़ है। तो आप अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वी यूज़ मोर कैपिटल गुड्स एंड लेस ऑफ लेबर, और अगर हम लेबर इंटेंसिव हैं तो वी यूज़ मोर लेबर एंड लेस ऑफ अमाउंट ऑफ आउटपुट आपके पास आ जाएगा। वो एक अलग कहानी है। मैं एक मिनट यहाँ पे व्हाट्सएप खोल लूँ, फिर एक डॉक्यूमेंट खोल के, फिर वरना लिखना बहुत पड़ेगा यार। ये पता नहीं, ये लिख रहा हूँ तो इसमें ये काम नहीं कर रहा सही से, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, स्लो चल रहा है, क्या है ये स्क्रीन इतनी हिल रही है। अब आया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ज़रा बताना बेटा। फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हम दो बातों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सुनिएगा मेरी बात, होम टू प्रोड्यूस के अंदर हम दो बातों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि हमारा जो एंड कंज्यूमर है जिसको हमने प्रोडक्ट देना है, वो उस कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अंडर दिस हेड या अंडर दिस हेड ऑफ इकोनॉमिक इशू वी स्टडी अबाउट, under this head of economic issue we study about the consumer's behavior and the channel through which फातिमा बेटा बुक मैं देख लेता हूँ, मेरे पास बुक अभी यहाँ है नहीं, डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो मैं इंशाल्लाह बुक आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा पूरी बुक। ठीक है फातिमा, आप मुझे बुक भेजेंगे तो मैं या तो मार्क कर दूंगा, अभी मैं देखता हूँ मेरे पास है तो मैं अभी उठा लेता हूँ।
and the channel through which goods and services are moved from the point of production to the point of consumption. दो चीज़ें डिस्कस करनी है ना बेटा, एक कंज्यूमर्स बिहेवियर को and the channel through which goods and services are moved from the point of production to the point of consumption. यार अब ये सारा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या मुश्किल है। देखें जी, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी इसको। एक मिनट दे दीजिए मुझे बस, ज़रा मैं इसको लॉग आउट कर दूँ। इसका मैं PDF भी भेज दूंगा, ठीक है। ये इसके अंदर वो फॉन्ट थोड़ा इसने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मेरा ख्याल है वो जो होता है ना उसका इशू होगा कुछ, उसका हम यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट किया है अबे भाई, बनकर भाई नहीं हो फिलहाल ये रहा जी। आइए देखें यहीं पर ऐसा ही है। तो हमने पहले ये बेसिक प्रॉब्लम की बात की, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस को बात की, व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में बात किया हमने, ठीक है। उसके बाद दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट, यही लिखवाए मैंने, द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। वो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दिस क्वेश्चन आज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अलाइन करना है आपने, और या तो आप कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि चैनल डिसाइड करेंगे कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम तक पहुंचेगी कैसे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन डिपार्टमेंट है जिसको वाटर रिसोर्स और इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करना है, उसका नाम है मेरा बेटा वापडा। नाम सुना है आपने? लेकिन वापडा के पास इतनी कैपेसिटी और इतना वर्क फोर्स और इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को बिजली दे। तो उसने डिफरेंट सबसेट बनाए हुए ना, हेस्को, लेस्को, जेस्को, पहले KESC था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। तो उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, वापडा को लगा नहीं हम चला पा रहे, बहुत मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने KESC को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। फिर ये K इलेक्ट्रिक, ये जो अबराज ग्रुप है एक दुबई का, उसने इसको ख़रीद लिया, वो चला रहे हैं इसको, मोनोपोली है, सॉर्ट ऑफ मोनोपोली उनकी कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में। तो ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है। जैसे कुछ रेस्टोरेंट है ना, आप खाना मांगे तो उनका राइडर आता है घर पे, देखा आपने। और कुछ रेस्टोरेंट हैं जो बोलते हैं भाई हमारे पास तो बहुत ट्रैफिक है, या हम राइडर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम फूड पांडा या इसके थ्रू आप हमारा खाना मंगवा लें। तो वो चैनल डिसाइड करते हैं कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसकी इनकम ग्रुप क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी लोकेलिटी अर्बन है, रूरल है, समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे समझाऊँ, आप में से जो यंग गन्स हैं, जो इस एज के लड़के लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ तो शायद नहीं, लड़के यूजुअली अमूमन वो माउंटेन ड्यू पियेंगे या स्टिंग पियेंगे, इस तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। उसकी अच्छा, अगर आप उसके बॉटल के फ्रेम को देखेंगे, जिस तरह का बॉटल होता है, तो माउंटेन ड्यू या स्टिंग का जो बॉटल है वो जो उसका शेप है, उसका बॉटल नेक लंबा है और नीचे से एक बॉटम है। तो वो बॉटल डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि आप उसको उसकी नेक से पकड़ेंगे, उसमें स्टाइल भी है, स्वैग भी है। और जब आप बॉटल को ऊपर से पकड़ के पीते ना, तो ऐसे पीने में मज़ा नहीं आता, उसको ऐसे पीने में मज़ा आता है, उससे इंटेक ज़्यादा होता है, आप जल्दी ख़त्म करते हैं बॉटल। पेप्सी को कोई गर्दन से पकड़ के पिएगा ना, वो पेंडू लगेगा, लेकिन माउंटेन ड्यू को नेक से पकड़ के पिएंगे तो आपका स्वैग है, स्टाइल है, यूँ करके खड़े होते लौंडे। ऐसे ही है ना। अच्छा, जब वो प्रोडक्ट बना ना, तो उसका बॉटल भी वैसे ही डिज़ाइन हुआ, उसका एड भी वैसे ही डिज़ाइन होता है,
उसमें फैमिली नहीं दिखाते। आपने नोटिस किया माउंटेन ड्यू या स्टिंग के ऐड में कभी फैमिली, पेप्सी के ऐड में फैमिली दिखाएंगे, दोस्त दिखाएंगे, पार्टी दिखाएंगे, घर का इवेंट दिखाएंगे, कोक में दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे माउंटेन ड्यू। वो आजकल ऐड आ रहा है ना, वो स्टिंग का आ रहा है हर जगह। जब वो प्यार होता है तो हर जगह वही नज़र आता है, तो वो पीता है, वो जगह जगह नज़र आने लगता है। असली में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो दिखाते हैं, लौंडे बोलते हैं यार शायद होता होगा वाकई में। जैसे वो सुबह, अबे हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं जो सादा वाला सबसे सस्ता अच्छा होता है, हम वो उठा लेते हैं। बच्चे वो उठाएंगे जिसमें कार्टून बना हुआ है, आप वो उठाएंगे जो आपने ऐड देखा है कि यार ये लगाओ, मुंह खोलो तो चीज़ें उड़ के आती हैं, दुनिया रंगीन हो जाती है, डांस। अब वो है भाई, ऐड ऐसे बनाते हैं कि आपको अपील करता है। ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपके अब्बू कहीं खड़े हुए आपको स्टिंग पीते हुए नजर आ जाए, यार चाचू क्या चल रहा है ये, अम्मी वहाँ खड़े हुए थे, कहाँ, उन्हें पान की दुकान पे स्टिंग पी रहे थे, हैं क्या हो गया तुम्हारा, आने दो ज़रा, मैं पूछती हूँ, अभी जवानी चाह रही है इन पे। कभी अब्बा को आप डेयरी मिल्क खाते हुए देखें रोड के ऊपर, लेस के चिप्स और स्लाइस जूस पीते हुए देखा अपने अब्बा को? वो एज ग्रुप के हिसाब से स्पेसिफाई हो गया। कभी खा सकते हैं यार, बुरी बात तो नहीं है, अब्बा स्टिंग पी सकते हैं यार, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अब्बा खड़े हुए स्टिंग पी रहे हैं, जेब से वेप निकाला वो पी रहे हैं। नहीं, तो कॉमन है। नहीं, गुनाह तो नहीं है, हमें एक सूट करने वाली चीज़ होती है ना यार। स्टिंग पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने। देखो वो ऐड में भी नहीं दिखा रहे कि बड़ी उम्र के लोग इसे पिए, वो टारगेट ऑडियंस ही अलग है। तो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये चीज़ें होती हैं, ये इसके अंदर हमने डिसाइड किया। अब यहाँ से एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट आया जिसको आप सारों ने ड्रॉ करना है, इसको लिखना है। इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये एक प्रोडक्शन टेक्निक है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर मैं दो बातों को क्लियर करूँगा, पहले उसको समझेंगे। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगी और फिर उनके लिए एक सलूशन प्रोवाइड करेगी। अब सुनिएगा, जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है तो इकोनॉमिक्स बन जाती है क्या? साइंस। अब साइंस के दो ब्लॉक्स बना रहे हैं सर यहाँ पे। एक कहलाता है पॉजिटिव साइंस और एक कहलाता है, बाजी मुझे बोलने देंगे, नॉर्मेटिव साइंस। नेगेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव है। व्हाट पॉजिटिव साइंस इज ऑल अबाउट? पॉजिटिव साइंस डील्स विद द ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव साइंस डील्स विद द ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। पॉजिटिव साइंस किससे डील करेगी? ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी क्या है? वी आर नाउ सपोज टू फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पावर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये हमारे इश्यूज हैं। अभी तो खैर इन्फ्लेशन कम है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहरहाल अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह है, पावर शॉर्टेज अपनी जगह है, इलिटरेसी अपनी जगह है, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपनी जगह है ना, ये सारे। These are the observed economy that we are now supposed to be facing. लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, पिंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से बहुत बेहतर। टैक्स हम ज़्यादा पे करते हैं, ये भी फैक्ट है, सही है ना। तो ये ऑब्जर्व फैक्ट है, जो नज़र आ रहे हैं आपको। और एक है नॉर्मेटिव साइंस, ये डील करती है किससे? डिज़ायर इकोनॉमी। ये स्लाइड ऊपर वाली मैं भेजूंगा तो इसमें लिखा हुआ भी है। ये किससे डील करती है? डिज़ायर इकोनॉमी। जैसे हम चाहते हैं भाई हमारा मुल्क भी लंदन पेरिस जैसा हो। बेनज़ीर कहती थी मैं लियारी को पेरिस बना दूं। हाँ, हो सकता है कर भी देती, लेकिन बहरहाल वो उनका इंतकाल हो गया। अब उनके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। हम ये देखते रहेंगे और वो करते रहेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं। खैर बहरहाल पंजाब में तो कुछ हालात बेहतर हैं,
मतलब मैं जो इस्लामाबाद जाओ या पंजाब के रीजन में जाओ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर है, इधर से तो बेहतर है, यहाँ भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नए नए लोग आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आ गए हैं, उनकी बहन आ गई हैं, तो इंशाल्लाह और भी फैमिली में लोग, हाँ भाई जो जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो अच्छे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे भाई मुल्क के लिए अच्छे साबित हो, ठीक है, मतलब ये कि अच्छा हो भाई, मुल्क के लिए अच्छा हो, कोई भी आया यार, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आए मुल्क को सही कर दे भाई, आप आके आप कर सकते हैं तो आप कर दें, कोई उसमें इशू नहीं। सो पहले जब हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा एज अ साइंस, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। एक हो गया ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी, एक हो गई, इसे कहते हैं व्हाट इज, और ये है व्हाट ऑट टू बी, OUGHT, ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या है, ठीक है। व्हाट ऑट टू बी, OUGHT, ऑट होता है ना कि भाई ये प्रोबेबल सिनेरियो ऐसा होना चाहिए हमारे लिए। भाई देखो ना, यहीं से 20-30 किलोमीटर आगे जाएं, अब शायद ये इधर से हाईवे, सुपर हाईवे M9 मोटरवे से बहरिया टाउन में कैसे रोड बने हुए हैं यार, हमारे शहर में भी ऐसे ही बनने चाहिए ना यार। जब 27 किलोमीटर दूर एक मॉडल ऐसा बन सकता है जो दिखता दुबई की तरह है, आपको अंदर घुसते ही लगता है कि भाई आप जो है वो कहीं अलग जगह पे आ गए हैं। बारिश वहाँ भी होती है, बारिश वहाँ भी होती है ना, पानी नहीं खड़ा होता थोड़ी देर के लिए, तो डेफिनेटली हर जगह पे एक फ्लो एकदम से आएगा तो, लेकिन फिर ड्रेन हो जाता है। हर बारिश होने के बाद वो और खूबसूरत लगने लगता है। हम यहाँ पे बारिश हो जाती है तो अजीब ही हालत हो जाती है ना, बराबर वाली गली का कचरा बह के हमारी गली में आ जाता है, हमारा आगे बढ़ जाता है। चलो भाई गलियाँ धुल गई, वो बकरीद वाली गन साफ़ हुई, पीछे की आपके घर के आगे आ गई। तो ये हम तो भाई ये बेचारे अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का फ़र्क है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, हमारे हालात भी बेहतर होंगे, हमारी गलियाँ भी ऐसी होंगी, साफ़ सुथरी होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसे हालात हों। अब ये हो गया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, या तो पॉजिटिव या फिर नॉर्मेटिव एंगेजमेंट के अंदर। जो लोग घर पे हैं उनको क्लियर हो रहा है? जी फातिमा, बिल्कुल आपने सही कहा, फातिमा बाजी ठीक कह रही। अच्छा, अब जब मैं इकोनॉमिक्स को एज अ आर्ट्स पढ़ूंगा तो अब एज अ आर्ट्स इकोनॉमिक क्या करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो इकोनॉमिक्स बनाती है डिफरेंट तरह के लॉज, क्या बनाती है, लॉज, और बनाती है साथ उसके थ्योरीज। अब लॉज और थ्योरीज को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक कहलाता है इंडक्टिव मेथड और एक कहलाता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथडोलॉजी के अंदर फर्स्ट यू स्टडी अबाउट द फैक्ट, आप एक फैक्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद उस फैक्ट को स्टडी करने के बाद उससे रिलेटेड बनाते हैं लॉज और थ्योरीज, और वो लॉ और थ्योरी जब एक्सेप्ट हो जाए हाइपोथेसिस की बेसिस पे, टेस्टिंग की बेसिस पे, तो थर्ड स्टेप में ले जाकर उसको बना देते हैं जर्नलाइज पॉलिसी। हाँ, अब वो आप अब मैथमेटिकल एंगेजमेंट से बता रहे हैं, मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो दूसरा तरीका भी अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। तो पहले आपने फैक्ट को स्टडी किया, फैक्ट को स्टडी करने के बाद आपने क्या किया, उसका लॉ और एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पॉलिसी। जैसे हमारा जो बजट बनता है हालात को देखते हुए बनता है, फिर असेंबली में पेश होता है, फिर उस पर बहस होती है। अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ है, अभी अप्रूवल होगा उसका असेंबली से, अभी सारे उसके हक में वोट देंगे, अगर उसके अगेंस्ट वोट पड़ गया तो बजट रिव्यू के लिए वापस चला जाएगा। कुछ चीज़ें फिर बैठ के ऑपोजिशन या जो पार्टी होती हैं सारी, वो बैठ के भाई ऐसे नहीं, ये करो, तो गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस को फिर बढ़ाएगी, कुछ को कम करेगी, कहीं सब्सिडी देगी, कहीं नहीं देगी, वो फिर उसको रीअलाइन करती है। दूसरा मेथडोलॉजी जो आप पढ़ते हैं या समझने के लिए मैं बताऊं, बात करूं,
तो ये कहलाता है मेरे बच्चों डिडक्टिव मेथड। एक इंडक्टिव मेथड हो गया, एक डिडक्टिव। हायरार्किकल ऑर्डर में चेंज है। यहाँ पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, यू फर्स्ट डिजाइन एंड फॉर्मुलेट द लॉज एंड थ्योरीज। पहले लॉ बनेगा। जैसे हमारे मुल्क के अंदर, जैसे अमेरिका में ना, अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर ड्रग्स अलाउ है एक सर्टेन लिमिट तक। लाइसेंस है, आप जाएं वहाँ अपना लाइसेंस दिखाएं, रोज़ाना आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी वो दे देंगे, वो ड्रग्स पिए आप। मैं नहीं बोल रहा पिए, मतलब वहाँ पीते हैं लोग। और हमारे मुल्क में एक यूनानिमस लॉ है भाई, हम ड्रग्स की सेल परचेज को अलाउ, हमारा रिलीजन भी सपोर्ट नहीं करता, हमारी इकॉनमी भी सपोर्ट नहीं कर सकती और हमारा माशरा भी इस काबिल नहीं। तो हमारे मुल्क में जो ये ख़रीद बेच कर रहे हैं वो इलीगल एक्टिविटी है, लॉ बन गया यूनानिमस। समझ रहे हैं? तो पहले इसमें हमने पहले लॉ या थ्योरी डेवलप कर ली और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया किस पे, सेकेंड फेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने किस पे, फैक्ट्स पे। और फैक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, पॉलिसी के अंदर। ये है डिडक्टिव मेथोडोलॉजी और एक है इंडक्टिव मेथोडोलॉजी। तो पहले इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, या पॉजिटिव या नहीं नेगेटिव, फिर नेगेटिव, अबे भाई नॉर्मेटिव। और जब लॉ बनाने की बात आई, उसका सोल्यूशन देने की बात आई, तो या इंडक्टिव या डिडक्टिव। ठीक हो गई, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट टू बी रिक्वायर। अब एक बहुत मजबूर आदमी बॉर्डर के बाहर खड़ा हुआ है कि यार मैंने ना अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया और वहाँ सज़ा ये है कि जो कत्ल करता है उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, उम्र कैद की कोई सज़ा नहीं, आप मुझे प्लीज़ पाकिस्तान के अंदर ले लें। तो मैं क्या कानून बदलूँ? हालात देखूँ, मेरे बच्चे भी हैं, वो कहाँ से खाएंगे बेचारे, भीख मांगना पड़ेगा, आप रहम करें मुझ पर, चलो यार तुम आ जाओ अपने मुल्क में, तो हमें कातिल को ले लें अपने मुल्क के अंदर। तो कुछ चीज़ों में स्ट्रेट लॉ है कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ये गलत है, ऐसा होगा तो ये गलत है। तो कहीं कुछ चीज़ों के अंदर हम जो है ना वो हालात नहीं देखते हैं, हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये कानून है, भाई फॉलो करना है। सही ना? जैसे नंबर प्लेट का कानून है। अब एक आदमी बोले यार मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गाड़ी जब खरीदी थी तब मेरे, तो अब मैं गरीब हो गया, मेरे पास पैसे ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के, तो मैं तो कराऊंगा ही नहीं। ये लॉ बोलेगा ये इसमें हमारा मसला नहीं, आप क्या पहले गाड़ी भेज दें फिर, और गाड़ी रखनी है तो नंबर प्लेट बने, ये लॉ यूनानिमस है सबके लिए। अब एक आदमी चलता रहा है, क्यों उसको परमिशन दे दी मेयर कराची ने कि है गरीब आदमी इसकी छूट है, तो ऐसे तो कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा ज़िंदगी भर। तो कुछ चीज़ों में आप स्ट्रेट इम्प्लीकेट कर देते हैं और फिर उसको फैक्ट पे अप्लाई करते हैं। जैसे है ना, हेलमेट पहनना है, नंबर प्लेट चेंज करना है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं होता तो सब मजाक बना हुआ है। तो बहरहाल खैर जी, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में और आप अब आगे बढ़ गए तो हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड एक बात पढ़ ली है, प्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, सेंट्रल इकोनॉमिक इश्यूज़ को पढ़ लिया। थोड़ी क्लास आगे जाएगी, मेरा ख्याल है हम 15-20 मिनट लेट भी हो गए थे, तो आगे जाए तो घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, बैठे रहिए, ये ख़त्म करेंगे आगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। एक मिनट में ऑफिस में पूछ लूँ सब सेट चल रहा है? आगे बढ़े। आज मैं गलत कपड़े पहन के आ गया हूँ, वो हरा है ना तो मेरी गर्दन नजर आएगी, बाकी वो एक लाइन नज़र आएगी एक नहीं आएगी, क्रोमा है ना पीछे ग्रीन इफेक्ट, तो मैं वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा हूँ इस वक्त, बाद में ऑनलाइन वाला। सो ये यहाँ नहीं आएगा, वो उसमें आएगा, अभी देखेंगे आज वो आईटी टीम हमारी। क्या फातिमा क्या समझ नहीं आ रहा वो बताइए बेटा, फिर मैं उसको दोबारा बोल देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई कोई बात तो। बाजी फातिमा, फातिमा बानो, बेटा फातिमा,
साइंस और आर्ट्स कहाँ से आ गया? अच्छा अच्छा, अब बीच में कहीं गई थी। देखो बेटा, सब्जेक्ट तो ये दो ही हैं। सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट दो ही हैं दुनिया में। सब्जेक्ट या तो साइंसेस के अंडर आते हैं या आर्ट्स के अंदर आते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर ये ख़ास बात है, ये खसूसियत है इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट साइंस भी है और आर्ट्स भी है। और क्यों है ये मैंने बताया कि जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो ये साइंस बन जाता है, ठीक है बेटी। और जब वो प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करता है तो फिर ये क्या बन जाता है? आर्ट्स बन जाता है। ये मैंने बात की थी, ठीक है। तो उस रेफरेंस से हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब जब मैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस को पढ़ता हूँ तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड बात है उसके अंदर एक थ्योरी बनी, एक डेवलप की गई। अच्छा, अब याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स हो, फिज़िक्स हो, या जितने भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, या इंसान जितने भी सब्जेक्ट्स को रूल ऑफ करता है, सुन रहे मेरी बात सुन रहे? इंसान जितने भी सब्जेक्ट्स को रूल ऑफ करता है या बनाता है, जैसे साइंस में बायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है ना, ये सब है ना। वो केमिस्ट्री के अंदर भी कितनी ब्रांच हैं? आप अगर जाएं तो केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग चीज़ों में, जैसे फिज़िक्स है, क्वांटम है, न्यूक्लियर है, तो फलाना है तो फलाना है, ऐसे। ये क्या था? कौन आ रहा है? अच्छा, तो ये अलग अलग सब इसको इंसानों ने बनाया। अच्छा, जिस चीज़ को इंसान बनाते हैं ना वो लिमिटेड स्कोप में होती है, उसका अनलिमिटेड है। जैसे कोई कानून इंसान बना रहा है, लॉ बना रहा है, थ्योरी बना रहा है, तो वो लिमिटेड होगी, असम्पशंस के साथ चलेगी। आप समझिएगा इस बात को। जैसे मैंने गन निकाली और फायर करा और मार दिया इसको, अब सज़ा है ना। क्या सज़ा है? सर आपको भी इसकी सज़ा यही है कि आपकी जान ले ली जाए। लेकिन भाई मैंने वीडियो में दिखाया कि ये मेरी छोटी सी दुकान है और ये नौजवान जो है वो हर हफ्ते आके मुझे लूटता है और दुकान से पैसे वैसे कैश और ये ले जाता है। तो मैंने अपना लाइसेंस वाला वेपन लिया और मैं इसकी टांग पे गोली मार रहा था, लेकिन एट दैट टाइम ये गिर गया। वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। इसने मुझसे स्नैचिंग की, मैंने इसको मारा, थाने में गए तो पता चला इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो अब मुझे कुछ नहीं होगा, कोर्ट तक केस जाएगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मैं बाहर आ जाऊँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या नहीं, आप देखते कि शहरी ने मार दिया डाकुओं को, तो शहरी को थोड़ी ना मार देती पुलिस कि तुमने डाकू मार दिया, ओहो अब क्या होगा, हमारा हिस्सा तो रुक गया, हम तुम्हें मार देंगे। नहीं भाई, वो तो आप उसका तो वो है हक है ये अपनी जान बचाना, लूटते तो नहीं रहेंगे। तो ये असम्पशन है। रेड लाइट पे गाड़ी को रुकना चाहिए, है ना, ये कानून है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कोई खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी है तो आप नहीं रुकेंगे। अगर आपकी गाड़ी एम्बुलेंस है तो नहीं रुकेंगे, फायर ब्रिगेड है तो नहीं रुकेंगे, कोई सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी है तो वो भी ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक। पुलिस अगर तोड़ के जाए ना तो अक्सर लोग बोलते हैं देखो पुलिस है सिग्नल तोड़ दिया। भाई पुलिस का बनता ही नहीं सिग्नल पे रुकना, मिलिट्री का बनता ही नहीं सिग्नल पे रुकना, उनके लिए आज़ादी है इसकी। क्यों भग कहाँ जा रही, डाकू के पीछे जा रही, चोर के पीछे जा रही, आप ताने मार रहे हो देखो पुलिस ने सिग्नल तोड़ी। भाई उनका तो काम ही है, वो तो है ही इमरजेंसी ड्यूटी उनकी। आप भी चिपक के निकल गए, सवाब नारायण हासिल करते हैं। एम्बुलेंस के पीछे चिपक, देखा नहीं आपने, एम्बुलेंस को रास्ता देते फिर एम्बुलेंस के पीछे ही चिपक जाते। नहीं वो बेटा खाली है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं ना कि वो खाली हो सकता है, वो किसी पेशेंट के पास जा रही है, ये भी तो होता है ना। तो इसीलिए हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि गलत किसी के बारे में प्रेडिक्ट करने से पहले 100 बार अपने आप को समझाएं, फिर किसी के बारे में गलत राय कायम करें। ये बोतान तोहमत ये हम फटाफट लगा रहे होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो ये इससे थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये एक थ्योरी है, और थ्योरी जितनी भी थ्योरीज इकोनॉमिक्स बनाती है वो सारी थ्योरी असम्पशंस पर रिलाई करेगी। असम्पशंस आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ which assume not to be changed for the existence of the relationship discussed under any particular law or theory। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इतनी सारी अंग्रेजी बोलती सर आपने, दोबारा सुनिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मेरा और आपका जो ये रिलेशन है पढ़ने और पढ़ाने वाला, ये कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। इस कमरे के बाहर इतने सारे फैक्टर हैं, अगर वो चाहें तो हम 1 मिनट नहीं पढ़ सकते। अभी के इलेक्ट्रिक लाइट बंद कर दें,
अभी बाहर का वेदर अनप्रेसिडेंटली ख़राब हो जाए, इतना ख़तरनाक बारिश शुरू हो जाए कि मेयर कराची बोले कि भाई पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक तूफ़ान की सूरत बन गई और सैलाबी है कंडीशन, ये बारिश आने वाले 6 घंटे तक नहीं रुकेंगी, लोग अपने घरों को भाग, तो मैं बोलूँगा नहीं मैं तो इकनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, और आप बोलेंगे नहीं सर हमें तो इकनॉमिक्स पढ़ाएं आप बोलेंगे सर घर जाने दें, क्या चक्कर है, हम फंस जाएंगे ट्रैफिक में, इतनी यहाँ तो शराब गाड़ी बह गई, बाइक बह गई, किसी तो होता रहता है हमारे, वैसे घर जाने दें हमें। अभी मैनेजमेंट आके बोले सर हालात लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्लास इमीडिएटली शट करें, तो मैं तो नहीं बोलूँगा नहीं मैं तो पढ़ाऊँगा, आप बोलेंगे नहीं हमें तो पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर। इसी तरह लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ कि भाई ये क्वालिफाई हो गए, क्या नाम है भाई लड़के तुम्हारा, बिलाल क्वालिफाई हो गया, तुम्हारा भी नाम बिलाल है, तो काफ़ी कॉन्शियस किस्म के लड़के हो तुम, आस्तीने वास्तीने पहन के, गॉड अबे हाथ ढांकने से क्या फोकस है तेरा, तेरे हाथों में क्या बना हुआ है, ऐसी मतलब हम तो काले हैं तुम इसलिए काले हो जाते हैं। तो वो अब बिलाल भाई जो है वो क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बन गए, अब इनकी फैमिली इनकम बढ़ गई। खुद बताइए जैसे ही फैमिली इनकम बढ़ेगी फैमिली का कंजम्पशन बिहेवियर है ना, इनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल, इनकम ऑफ द फैमिली और इसकी लाइफ स्टाइल। अच्छा सर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, सेविंग भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही ना, बट अदर थिंग रिमेन सेम। सर अब ये अदर थिंग्स क्या हैं ज़रा बताइए। बिलाल भाई गए तनख्वाह लेके, पहली 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए व्हाटएवर 3 लाख रुपए लेके गए, अम्मी अब्बू को बिठाया, अम्मी आज पहली सैलरी आई, मैंने सारा कैश विड्रॉ किया, मैं आप लोगों की खिदमत में रख रहा हूँ ये 3 लाख रुपए। अम्मी ने सर पे हाथ रखा, अब्बू ने सर पे हाथ रखा, फिर अब्बा ने वो पैसे उठाए, 2,80,000 रुपये एक तरफ रखे, 20,000 रुपये बिलाल को दे दिए, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अब्बू मैं सौतेला हूँ क्या, 20,000 मतलब भाई 20,000 तो बोला बस 20,000 में जाओ भाई, फर्म ही जाना है ना, यहाँ से लाल वाली बस चलती है उसमें बैठो। यार अब्बू यार क्वालिफाई हो गया यार अब्बू, अब बस में यार अब्बू सूट वूट पहनूंगा, अच्छे कपड़े पहन के अब्बू, बस में तो ये पैसे हम बचा रहे हैं, और जो है ना हम तुम्हारी जो है वो, ये मिसाल मैं अक्सर दे देता हूँ अपनी क्लास में कि है ना अगले 3 महीने में हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं, 20,000 भी आपने मेरी फर्म, ऐसे गली से निकलूँगा पहुँच जाऊँगा फर्म मेरी, वो तो दोस्त यही तो रहता है पीछे, वो भी उसी फर्म में है, हम दोनों का क्लाइंट भी सेम है। अभी मसला ये 20 भी रखे हमने, कोई टेंशन नहीं है, मैं गुजारा कर लूँगा मैं, ऐसे ही मिला। या हो सकता है अब क्या है, अब फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, नहीं, हालांकि फैमिली की इनकम बढ़ी है लेकिन फैमिली ने कंजम्पशन नहीं बढ़ाई, सेविंग बढ़ा दी, तो लाइफ स्टाइल जहां था असम्पशन। लाइफ स्टाइल कब चेंज होगा, जब शादी नहीं हो रही। हो सकता है बिलाल खुद ही कहता कि अम्मी आप ये ले लें 2.5 लाख रुपए, 50,000 मैंने रोके, क्यों बेटा ये 2.5 लाख भी आप रखो, खर्च करो, आपने इतनी मेहनत से, नहीं अम्मी ये 2.5 लाख रुपए हम जमा करेंगे, 10 महीने में ये 25 लाख हो जाएंगे, मैं आपको और अब्बा को हज पे भेजूंगा। ये नहीं बोला लौंडे ने, शादी के बाद में मसलना शुरू हो गया था, 20,000 भी वापस कर रहा था। तो ये भी तो हो सकता है। अब लाइफ स्टाइल में चेंज, ये हैं असम्पशन। तो इकोनॉमिक्स जितने लॉज बनाती है और थ्योरीज बनाती है, सारी के सारे लॉज और थ्योरीज असम्पशंस पर लाई करते हैं। आज की क्लास यहीं तक।